अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद हैदर और आज इस टॉपिक की बात करेंगे। उसको कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म। एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म का मतलब ये होता है कि आपके एब्डोमेन के अंदर या आपकी टमी के अंदर जो भी ब्लड सप्लाई होती है जो कि एब्डोमिनल एओर्टा के थ्रू उसकी ब्रांचेस निकल रही होती हैं और जो सप्लाई कर रही होती हैं आपकी ऑर्गन्स को, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, तो उस एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर एक एनेरिज्म डेवलप हो जाता है। एनेरिज्म का मतलब है कि वो डायलेट हो जाता है, मतलब वो स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि स्वेलिंग की वजह से उसके अंदर एक रिस्क होता है कि वो अगर बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाए या डायलेट हो जाए तो उसके अंदर रप्चर भी हो सकता है। वो एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म रप्चर भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये होता है कि इसके अंदर प्रेजेंटेशन उसकी ऐसी होती है कि खाली आपको सिंपल या तो आपके एब्डोमेन के अंदर पेन मिल रहा होता है या बैक पेन मिल रहा होता है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ पल्सेटिंग फीलिंग होती है और इसके अलावा उसके अंदर इतने सिम्टम्स नहीं मिलते। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच। तो चलते हैं एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म के ऊपर कि एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म जैसा कि आपको बताया है उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा ये पिक्चर देख के कि जैसे ये आपका हार्ट है। ठीक है, जिस तरह से जब हार्ट, आपको पता है कि इसका काम क्या होता है कि पंप करता है ब्लड थ्रू आउट अवर बॉडी। सही है, हेड एंड नेक में जा रहा है। जैसे ये हार्ट जो होता है इसने आपका इसके अंदर से आप देखें यहाँ पे कि तो ये जो होता है पंप कर रहा है ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, हेड एंड नेक पे भी कर रहा है, ठीक है, लिम्स में भी कर रहा है, एब्डोमेन में भी कर रहा है। तो जब ये ब्लड जो होता है, जैसा कि आपको पता है कि हार्ट के अंदर जो होता है पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो उसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर आता है। जैसा कि उसके 4 चैम्बर हैं, 2 अपर 2 लोअर। जो ऊपर के चैम्बर होते हैं उनको एट्रियम कहते हैं, जो नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पहले, जो डर्टी खून होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, वो जो होता है पहले, वो जो होता है अगर नीचे लिम्ब से आ रहा है तो वो आता है वेना केवा के थ्रू। ठीक है, तो वो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आता है राइट एट्रियम के अंदर, और जो हेड एंड नेक से आता है वो सुपीरियर वेना केवा के अंदर। दोनों वेना केवा जो होते हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम के अंदर आके खुल जाते हैं। ठीक है, तो राइट एट्रियम के अंदर वो ब्लड को डाल देते हैं। ठीक है, फिर राइट एट्रियम के अंदर के एक वेल्व होता है, जैसे ही ब्लड आता है तो वेल्व जो होता है ट्राइकस्पिड वेल्व वो होता है, ओपन होता है। फिर राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब ब्लड का क्या काम है? ब्लड आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड है, उसका क्या काम है कि उसको ऑक्सीजनेटेड होना है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होता है? मतलब वो इस तरह से होता है कि आप जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है और जब आप सांस बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है आपका, जो आप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं नॉर्मल इन एंड आउट, सही है, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो होता है ना आपका ब्लड जो होता है क्लीन हो रहा होता है। ठीक है, अब जब आपको पता है कि ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, अब ये साफ होने के लिए लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है, लंग्स का काम का क्या होता है? जब आप ब्रीदिंग करते हैं लंग्स जो होता है हेल्प करता है ब्रीदिंग के अंदर, और डायफ्राम मसल जो बड़ा सा होता है वो हेल्प कर रहा होता है ब्रीदिंग में। तो लंग्स के अंदर ब्लड जो क्लीन होता है, जब क्लीन होने के बाद जब ब्लड क्लीन हो जाता है तो साफ खून जो होता है वो फिर कहाँ पे आ जाता है? साफ खून जो होता है आपका लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, ये देखें लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे सारा साफ खून आता है। और फिर अब जब साफ खून आता है राइट एट्रियम के बाद एक वेल्व है जो कि माइट्रल वेल्व होता है, वो ओपन होता है और फिर ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब जब ब्लड जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर, सही है, तो यहाँ से इसका गेम शुरू हो रहा है। एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म का जो गेम है, कहानी है, वो यहाँ से शुरू हो रही है। ब्लड जो होता है पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है। ठीक है, अब ब्लड जो होता है कहाँ पर आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ जाना है? बॉडी में जाना है, साफ खून सप्लाई करना है। ठीक है, हेड एंड नेक में सप्लाई करना है, मसल्स को सप्लाई करना है, लिम्स को सप्लाई करना है, ताकि आपकी ब्लड के थ्रू जो होता है ऑक्सीजन पहुंच सके और आपकी बॉडी काम कर सके। ठीक है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन से ब्लड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हों और आप काम करें आपके मसल्स और बॉडी सारा। ठीक है, तो अब देखें आप यहाँ से ये जो होता है एओर्टा जो होता है यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है रेड वाला, ये ब्लू वाले तो वेना केवास हैं, वेन्स के थ्रू हैं, लेकिन रेड वाला जो होता है ये एओर्टा जो होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो इसको जो ये जो होता है आर्च ऑफ एओर्टा है। ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा। फिर एक असेंडिंग एओर्टा निकल रहा होता है। ठीक है, असेंडिंग एओर्टा कहाँ चला जाता है? वो आपको हेड एंड नेक में सप्लाई करने जा रहा है। देखें यहाँ पे ये रेड वाला जो होता है हेड एंड नेक में सप्लाई करना है ब्लड। ठीक है, तो फिर एक असेंडिंग एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है, फिर एक डिसेंडिंग एओर्टा जो कि आपके थोरैक्स में है, यहाँ पे थोरैक्स में। और लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एब्डोमिनल एओर्टा है। ठीक है, ये आपके एब्डोमेन में जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं ना,
ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं सही तरह से, तो आप देखें कि ये वाला जो एब्डोमिनल एओर्टा है, सही है, ये आप देखें राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, इसके बीच में जो रेड वाला नज़र आ रहा है आपको, ये एब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात करें कि एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म के अंदर क्या है कि ये जो इसका साइज़ है, इस साइज़ से ये बड़ा हो जाता है, मतलब वो स्वेल होके कह लें कि एक तरह से स्वेलिंग हो जाती है, तो इसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, डायमीटर भी बड़ा हो जाता है। और इसके अंदर जब यहाँ पर आपको स्वेलिंग मिल रही है, इसका डायमीटर बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो जाता है ये कि बास कंडीशन में तो ये फैमिली में रन करता है, तो ठीक है, उनको तो मॉनिटर करते हैं, लेकिन बास कंडीशन में जिन लोगों को पता नहीं होता तो उनको खाली ये कहने कि वो सिंपल कंप्लेन कर रहे होते हैं, टमी पेन, बैक पेन और पल्सेटिंग फीलिंग, जैसे कोई पल्स चल रही है, इस तरह आपकी पल्स है, रेडियल पल्स है, सही है। तो इसमें आप लगता है पेशेंट को कि यार कोई पल्सेटिंग फीलिंग है या कोई लंप है या कोई मास है, उसको फील होता है, ठीक है। लेकिन इसमें पता नहीं चलता, पता जब ही चलता है इसका जब आप इसको मतलब कोई टेस्ट करवाते हैं इसके नहीं गए, या तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं एब्डोमेन का, तो इसके थ्रू पता चलता है कि भाई ये तो जो है एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म है, ठीक है। और इसकी प्रेजेंटेशन इसमें ये होता है कि खाली इस तरह की स्वेलिंग हो जाती है एओर्टा के ऊपर, और जिस तरह से आपको बताया है कि एओर्टा जो होता है मेन आर्टरी है जो कि एब्डोमेन के ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही है आपके, ठीक है। और ये कि ये और एनेरिज्म के अंदर बस ये रिस्क होता है कि ये रप्चर हो सकता है, और ये जो होता है ना, रप्चर होने के बाद जो होता है इसके अंदर काफ़ी ब्लीडिंग होती है, और ये एक तरह से इमरजेंसी होती है, और इसके अंदर इमरजेंसी के अंदर पेशेंट जो होता है ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और ये कि इसमें ये होता है कि बेस्ट ये होता है कि आप अगर आपको है या आपको डायग्नोस हुआ है तो उसके अंदर इसको मॉनिटर करना होता है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे आपको बताया है कि अल्ट्रासाउंड स्कैन जो होता है एब्डोमेन का वो करवाते हैं, और उससे डायमीटर चेक करते हैं आपके एओर्टा का डायमीटर कितना है, ठीक है। इसका मतलब यूजली जो होता है इसका स्मॉल, मीडियम और लार्ज में डिवाइड करते हैं। स्मॉल का डायमीटर जो होता है यूजली 3 सेंटीमीटर से 4.4 सेंटीमीटर होता है, मीडियम का जो होता है 4.5 से 5.4 होता है, और अगर ये लार्ज है इसका साइज़ जो होता है आपके एब्डोमिनल का, तो उसका डायमीटर 5.5 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये कि इसको सारा डिपेंड कर रहा होता है कि आपके सिम्टम्स के ऊपर और लाइफस्टाइल के ऊपर कि आप क्या लाइफस्टाइल क्या है, आप स्मोकिंग तो नहीं करते, ठीक है, और आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है। और इसके साथ साथ इसमें जो होता है यूजली सर्जरी करनी पड़ती है अगर ये रप्चर हो जाता है, एब्डोमिनल एनेरिज्म जो रप्चर हो जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है सर्जरी। इसमें यह है कि आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर आपको है, तो आपको ये कि ईट हेल्दी डाइट आपको खानी चाहिए, एक्सरसाइज करें रेगुलरली, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करने की कोशिश करें, या अगर आप ड्रिंक और स्मोकिंग करते हैं तो उसको कट डाउन करने की कोशिश करें, ठीक है। स्मोकिंग ना करें क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ये एग्रीवेट हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कि ज़्यादातर ये जो अगर मतलब यूजली तो ये जो मैन होते हैं उनके अंदर कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और इसके अंदर पेशेंट की एज होता है ओवर 65 तक होती है, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है। अगर फैमिली में रन कर रहा है तो ये कि मतलब इस तरह से भी हो सकता है। और ज़्यादातर इसके अंदर ब्लड प्रेशर होता है पेशेंट्स को, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, और ये होता है कि कोई ना कोई आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ होती है, या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, या पेशेंट को मतलब ऐसे पेशेंट को COPDs भी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, और मार्फन सिंड्रोम भी पाया जाता है ऐसे लोगों में। उनको भी ये रिस्क होता है कि यार इनको एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म हो सकता है, ठीक है। तो ये तो सारे इसके ये हैं कि भाई अगर आपने मतलब अगर आपकी फैमिली में रन कर रहा है या आपके रिलेटिव में इस तरह से है, तो आपको भी चाहिए कि आप ज़रूर अपना इसका टेस्ट करवाएं और चेक करें कहीं आपको अपने एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म का डायमीटर आपका चेक पता होना चाहिए आपको कितना है, ठीक है। और आप इसको हर साल इसकी स्क्रीनिंग कराएं कि यार इस साल मेरा अल्ट्रासाउंड जो मैंने करवाया था एब्डोमेन में, मेरा जो था एब्डोमिनल एओर्टा उसका साइज़ जो था इतना था, और नेक्स्ट ईयर जो होता है मैं दोबारा से इसको रिपीट कराऊंगा, स्क्रीनिंग कराऊंगा, देखूंगा कि कितना साइज़ है, क्योंकि इसमें रप्चर अगर ये बहुत ज़्यादा इसका साइज़ बढ़ जाता है तो इसके अंदर रप्चर होने के चांस जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें ये होता है कि ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी अचानक हो सकती है। और ये प्रेजेंटेशन भी इसकी ऐसी है कि मतलब लोग अक्सर इसको पहचान नहीं पाते, ठीक है। और जिसकी वजह से इसमें ये होता है कि रिस्क होता है कॉम्प्लिकेशंस इसके डेवलप होने का, और इसके रप्चर होने का रिस्क जो होता है बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो
इसमें यही है कि अगर आपको लगता है कि आपको फैमिली में ये एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म है, या आपको लगता है कि आपको पेन रहता है एब्डोमेन के अंदर या बैक के अंदर पेन फील होता है, तो प्लीज़ अपना आप ज़रूर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करके देखें और चेक करें कि एब्डोमेन डायमीटर कितना है आपका। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।